Audio Jungle। नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो किताबें चलती है उनमें से हम यहाँ पर ये क्लासें रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये क्लास हमारी चल रही है अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण कक्षा 6 की किताब से ये सेशन शुरू कर रखा है हमने। और ये क्लास उन सब विद्यार्थी मित्रों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों जो 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती की तैयारी करते हैं, रीट लेवल 1 और लेवल 2। इनके लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है उन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें हैं जो मैं बोलने वाला हूँ कि हो चुका आगाज रण में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी साथियों जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो इसी जोश और जुनून के साथ आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। यूनिट 7 जल संसाधन एवं संरक्षण कक्षा 6 की किताब से हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जल संसाधन एवं संरक्षण, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने विस्तार से लिख दिया है, तो आप यहाँ से देखें। अपवाह तंत्र का मतलब क्या है, यानी धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली, ये शब्द आप याद रखें। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर एक बार और देखो, धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद में अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो जल विभाजक रेखा, ये क्या है गुरुजी, जल विभाजक रेखा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की जो उच्च भूमि होती है, जैसे मान लो ऐसे ये भूमि है, अब इधर का वर्षा का जल और इधर वाला वर्षा का जल, ये दोनों अलग अलग दिशाओं में बहेगा, अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होगा ये। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो यह फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत, ये इसका उदाहरण है। सहायक नदियाँ, अब ये सहायक नदियाँ क्या है इसके बारे में भी देखो। छोटी नदियाँ, यहाँ पर क्या लिखा है, छोटी नदियाँ बहाव क्षेत्र में आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। छोटी नदियाँ जो होती है, छोटी नदियाँ बहाव क्षेत्र में आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। किसको कहते हैं सहायक नदियाँ, छोटी नदियों को। बड़ी नदी में मिल जाती है वो, तो उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। देखो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 3 भागों में, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। अब हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं इन तीनों को। तीनों अपवाह तंत्र विस्तार से यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र।
इसके बारे में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र, अरावली से पूर्व में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा में, और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो इसे बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र कहेंगे। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। अरावली से पूर्व में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है और यमुना नदी जो है यह गंगा में मिल जाती है और अंत में गंगा नदी का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र। आगे बात करते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र क्या है। अरब सागर वाला जो अफवाह तंत्र है इसमें क्या होता है, अरावली से पश्चिम में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी, माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। इसके साथ में और देखो आंतरिक अफवाह तंत्र, ये लास्ट वाला अफवाह तंत्र है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक का मतलब आप समझ पा रहे हैं। आंतरिक ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। ऐसी नदी जो किसी नदी में नहीं मिलती है, किसी समुद्र में नहीं मिलती है, वो स्थल भाग पर ही विलुप्त हो जाती है। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए, ऐसी नदी को आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। सीधा फंडा तैयार है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ऐसी नदी जो किसी समुद्र में ना मिलकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाए उसे कौन सी नदी बोलेंगे, आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र वाली नदी। अब बात करते हैं राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। तो राजस्थान में बहने वाली नदियों में जैसे घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा, ये सब नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदियां हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर हम अब राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्य मुख्य नदियां देखेंगे यहाँ पर, राजस्थान की प्रमुख नदियां। सबसे पहले चंबल की बात करते हैं। ये जो चंबल नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। और राजस्थान की यह सबसे लंबी नदी है, एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ 252 किलोमीटर तक की लंबी सीमा बनाती है। इसके बाद में और क्या देखना है, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो याद रखें 1051 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1051 किलोमीटर। और इस नदी के अफवाह क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी में रखा जाता है। चंबल नदी का सबसे गहरा स्थान केशोरायपाटन में है, तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। और चंबल नदी के उद्गम से निम्न बांध निर्मित है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, चंबल नदी के जो उद्गम स्थल है उनसे संबंधित निर्मित बांध यहाँ पर देखते हैं। जैसे गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध ये कोटा में है और कोटा बैराज बांध ये भी कोटा में है। तो ये चंबल नदी से संबंधित बांध हैं दोस्तों। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में यह बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर अब हम इनकी सहायक नदियों की चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पर देखो बनास बेड़च, कोटारी, काली सिंध, पार्वती, परवन, आहू, नेवज, बामणी, कुराल, मेज, मांगली, घोड़ा पछाड़, पीपलाज आदि नदियां हैं। ये सहायक नदियां हैं दोस्तों। औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है, ये सबको पता ही है। दोस्तों बनास नदी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम। और बनास नदी के उद्गम स्थान की बात करें, उद्गम स्थल क्या है इनका, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, ये आपको याद रखना है, राजसमंद।
बहाव क्षेत्र, इनका बहाव क्षेत्र देखो यहाँ पर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। और बनास नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 480 किलोमीटर। इनका उपनाम है वन की आशा, विशिष्टि। और सहायक नदियों की भी बात करते हैं यहाँ पर। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बेड़च, और बेड़च नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। और मेनाल, मेनाल का उद्गम स्थल है बिजोलिया, पठार, भीलवाड़ा। कोठारी, कोठारी का उद्गम स्थल है दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। खारी नदी, इसका उद्गम स्थल है बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद। और डाय नदी, डाय नदी के बारे में भी देखो यहाँ पर। डाय नदी का उद्गम स्थल है नसीराबाद की पहाड़ियाँ, अजमेर। ये आपको याद रखना है सहायक नदियाँ, जिनके हम उद्गम स्थल की भी यहाँ पर चर्चा कर ली है हमने। इसके बाद में लूणी नदी की बात करते हैं दोस्तों। लूणी नदी, और इसका उद्गम स्थल क्या है? नागपहाड़, अजमेर। कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई इसकी कितनी है? 330 किलोमीटर। और उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं सागरमती, उद्गम स्थल से गोविंदगढ़ तक। ये आपको याद रखना है, इसका उपनाम सागरमती कहाँ से कहाँ तक है? उद्गम स्थल से लेकर गोविंदगढ़ तक। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में रेहड़, नाहड़ा, अंतसलीला भी इसे कहते हैं। किसके द्वारा? अरे कालिदास द्वारा ये नाम दिया गया था, अंतसलीला। और खारी, मीठी नदी, ये सब इनके उपनाम है दोस्तों। प्रवास क्षेत्र की बात करें तो प्रवास क्षेत्र में याद रखें, इनका प्रवास क्षेत्र देखो यहाँ पर अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, ये इनका प्रवास क्षेत्र है। और इसके बाद में सहायक नदियाँ, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम स्थान है पोडलुगांव, नागौर। बांडी नदी, इसका उद्गम स्थान है हेमावास, पाली। और लीलड़ी नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है? पाली। और मीठड़ी नदी, इनका उद्गम स्थल क्या है? अरावली पहाड़ी, पाली। इसके बाद में और देखो यहाँ पर सुकड़ी, सुकड़ी नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? अरे देसूरी, पाली है दोस्तों। जवाई नदी, इसका उद्गम स्थल है गोरैया पहाड़ी, पाली। और सागी नदी का उद्गम स्थल है जसवंतपुरा पहाड़ी, सिरोही। खारी नदी, यहाँ पर देखो खारी नदी उद्गम स्थल है शेरगांव पहाड़ी, सिरोही। अब नेक्स्ट नदी जो है वो है माही नदी। माही नदी के बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। माही नदी के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों वो याद रखें मेहंद झील। मेहंद झील विंध्याचल पर्वत, धार जिला, मध्य प्रदेश। और राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है? माही नदी खांडू गांव, बांसवाड़ा, छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में यह नदी छप्पन के मैदान का निर्माण करती है। और इस नदी द्वारा नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर, डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो यह भी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। सोम, माही, जाकम, तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम है यहाँ पर। और दोस्तों सहायक नदियों की बात करें, माही नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो देखो यहाँ पर सोम, ऋषभदेव, बिचामेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर, ये इनका उद्गम स्थान है सोम नदी का। मोरेन, डूंगरपुर की पहाड़ियाँ। चाप, इसका उद्गम स्थान है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है तो इसको आप इग्नोर करें, ये नहीं है यहाँ पर। चाप नदी का उद्गम स्थल याद रखें कालिंजरा, कालिंजरा, बांसवाड़ा, ये आपको याद रखना है। कालिंजरा बांसवाड़ा से निकलकर माही नदी में ये विलीन होती है, तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। जाखम, और जाखम नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? भंवर माता की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। इसके बाद में और देखो यहाँ पर अनास, ये जो अनास है, अनास नदी, ये मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये आप याद रखना। एराव, एराव में क्या ध्यान में रखेंगे? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब नेक्स्ट नदी की बात करते हैं बाणगंगा नदी। इसके बारे में विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बाणगंगा नदी, और इसका उद्गम स्थान है दोस्तों बेराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली, बहरोड। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। और बाणगंगा नदी जो है इसको क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा, इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। इसे ताला नदी, रुंटित नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो याद रखें
कोटपुतली बहरोड जयपुर ग्रामीण, दौसा भरतपुर उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद यमुना। तो ये भाव क्षेत्र इनका याद रखें, कोटपुतली बहरोड जयपुर ग्रामीण, दौसा भरतपुर उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद यमुना। अब नेक्स्ट जो नदी है वो है घग्गर नदी। शिवालिक पहाड़ियाँ, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। ये अंतःप्रवाही नदी है, ये भी आपको यहाँ पर देखना है, अंतःप्रवाही नदी घग्गर नदी। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है, इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम, ये तो थी राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उनकी हमने यहाँ पर चर्चा की। अब राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे, इसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या याद रखेंगे। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। और राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं दोस्तों। तो ये थी जानकारी जो हमने यहाँ पर पढ़ी। ये कक्षा 6 का यूनिट 7 जो आज हमने विस्तार से पढ़ लिया है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों इस क्लास को अपने सभी विद्यार्थी मित्रों तक शेयर करके उन्हें भी अवगत कराएं ताकि अधिक से अधिक मित्रगण इस क्लास से लाभान्वित हो सके। जितने ज़्यादा विद्यार्थी मित्र इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर लाभान्वित होंगे, सच कहता हूँ दोस्तों मुझे भी पढ़ाने में उतना ही मज़ा आएगा और मैं भी विद्यार्थी मित्रों के हित के लिए 100% अपना बेस्ट देने की कोशिश करता रहूँगा। तो ये मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है जिसकी वजह से मैं ये क्लासें लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक भी इस क्लास को शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।